पैनलिस्ट का एक बार फिर हमारे साथ में युवाओं को जो उम्मीद थी क्या वो मिल पा रही है। हालांकि अंतरिम बजट है लेकिन फिर भी उम्मीदें होती हैं। जब लगता है कि पिटारा खुल रहा है तो मेरे भाग्य में क्या मिलेगा मुझे। कुश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं। कुश, इस बजट को अगर हम देखें, अंतरिम बजट है केंद्र सरकार का, तो युवाओं के लिए कुछ कहें। इसमें 55 लाख रोजगार की बात कही गई है, अवसर देंगे जी। जिस तरह से ये आज जो अंतरिम बजट है, कल जैसी भी यहाँ चर्चा हुई थी, जो ज्ञान पे बात हुई थी कि अन्नदाता हुए या जो युवा हुए, गरीब, उन पे बात की जा रही। मगर आज जो बजट आया है, जो पिटारा खुला है, उसमें नारी और किसान को ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि युवाओं की जो बात की है, जो मंत्री हैं उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने, जो उनकी पहले उन्होंने जो किया है वो उन्होंने गिनाया है कि जैसे कि हमने एशियाई गेम में बहुत युवाओं ने अच्छा खेले और हमने पहले 3000 से ज़्यादा ITI खोली और 54 लाख से ज़्यादा उनको क्लासेस दी हैं। बट अभी जो वर्तमान में जो क्या किया है, मतलब क्या चलने वाले हैं, क्या पिटारा है, उसमें युवा नाखुश हैं। बस उन्होंने अपना जो किया वो बताया गया है। हाँ, हालांकि मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बातें की हैं, बट हमें जो रोज़गार के लिए जो स्टैंड चाहिए था कि किस तरह से वो स्किल को लेकर रोज़गार देंगे, उसकी वहाँ बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने बोला तो है कि हम युवाओं के लिए अनुसंधान खोलेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने अभी जय अनुसंधान जोड़ा है। पहले हमारे अटल जी ने जय विज्ञान बोला था, तो अनुसंधान पे ज़्यादा फोकस किया। बट रोज़गार को वैकेंसी के लिए जो डेडलाइन है वो उन्होंने नहीं बोला, तो युवा इस बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं। जी। चले, हरिशंकर जी हमारे साथ में भाजपा से जुड़े हैं। हरिशंकर जी, मैं एक रिएक्शन चाहूँगा। ओवरऑल अगर हम बजट को देखें तो कैसे देखा जाए इसे? नमस्कार जी। मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो बजट है इंटरिम बजट है। पहले तो बिल्कुल समझना होगा, अगर हम कुछ ज़्यादा अच्छी घोषणाएं करेंगे तो विपक्ष बोलेगा कि आपने चुनावों के हिसाब से बजट पेश कर दिया। तो एक बैलेंस बजट पेश करना था और जो फुल बजट आना है वो जुलाई में आना है हमारा, तो उसके हिसाब से होना। तो देखा जाए तो गरीब, किसान, युवा, महिलाओं, सब वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। एक समावेशी बजट पेश किया गया है जिसमें सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है और सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि यह केवल इंटरिम बजट है। जी भरत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत ज्यादा इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में ज्यादा घोषणाएं करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ये तो केवल एक ख्याली पुलाव, चुनावी पुलिंदा, रेवड़ियां, बहुत सारी बातें कहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, अगर बजट पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी बात की जानी चाहिए। अभी मैं की नोट्स उसके देख रहा था तो इसमें बताया गया है कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। लास्ट ईयर के की नोट में जो बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज थी वो 20% थी, यानी 100 रुपए में से 20 रुपए बोरोइंग से आएगा, वो अब बढ़कर 28% हो गई है। और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो मात्र 7% है। कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो जो इनकम कमाती है वो टैक्सेस से कमाती है और उनकी जो इंस्टीट्यूशन होती है गवर्नमेंट की खुद की, उनकी इनकम से कमाती है। आप ये देखिए, मोदी सरकार ने जब से आई है तब से जो सरकारी संस्थाएं उनको बेच के या उनका प्राइवेटाइजेशन करके उन्होंने व्यापारियों के हाथ में दे दिया। जो इनकम अर्न हो रही थी वो व्यापारियों को हो रही थी और उनसे जो टैक्स मिलता था उस टैक्स की इनकम है। नॉन टैक्स रिसिप्ट मात्र 7% है। मैंने पूर्व में भी कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% पर ये लेके आ गए। तो ये जो रेशियो रुपीज कम फ्रॉम का दिखा रहा है, ये फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का दिखा रहा है। टैक्स जो पिछले 47 साल में हमने कर्जा जितना नहीं लिया था उतना कर्जा तो मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में ले लिया है और अभी भी डेफिसिट की ओर हम चल रहे हैं। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो हमारे पास 2004 में ही था, 7% से ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि जो विजन दिखाने की बात की गई थी, जो 4 जातियों की बात कही गई थी, महिला, ये कृषक, युवा, उनके ऊपर युवाओं के आपने नौकरी की बात करी थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष, 9 साल में मात्र 8,22,961 नौकरी दी है आपने। तो ये सब और सिर्फ एक पेपर है। आप प्रोविजन बना रहे हो, आप विजन बता रहे हो, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई काम कर नहीं रहे। जी कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए अंतरिम बजट है लेकिन उम्मीद होती है कि हम कुछ ले सकते हैं। पिछले अगर बजटों की बात करें, चुनावी साल है, चुनाव में सरकार जाएगी, उसके बाद में जो भी सरकार होगी वो जुलाई में बजट पेश करेगी। तो कहीं कुछ राहत इसमें कह सकते हैं या फिर ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, अब तो जो नया बजट आएगा उसी से उम्मीद करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, सवाल है कि हम व्यापारी वर्ग हैं। हम व्यापारी वर्ग को इन लोगों ने चुनाव से, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले इन लोगों ने हमको 2-3 बार बुलाया था। और ये अर्जुन मेघवाल जी जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा था व्यापारी अपनी समस्या बताए।
मगर समस्या बताने के अंदर जब इनको केंद्र सरकार में जो समस्या बताई थी इनको, उन्होंने हमारे व्यापारियों की समस्या को सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। व्यापारी की समस्या को सरकार कभी सुनती भी नहीं है। इनको जो लागू करना होता है वो व्यापारियों पर लागू कर देती है। आज हिंदुस्तान में 500 व्यापारी को छोड़ दो, आप इस पूरे भारतवर्ष में 500 व्यापारी को छोड़ दो, उसके बाद के जो व्यापारियों की उनकी स्थिति बता दो। अगर बता सकती है सरकार तो बता दे कि उन लोगों की स्थिति क्या है और आज वो किस कंगार पे खड़े हैं। इस प्रकार की ये जो चुनावी वादे व्यापारियों के साथ तो जो करते हो ना, उसमें तो आप कभी खड़े उतरे ही नहीं। सरकारें आएगी जाएगी, पर ये जो व्यापारियों को जो धोखा दे रहे हैं ना, ये एकदम गलत है। व्यापारी के साथ धोखा क्यों लग रहा है? धोखा इन्होंने हमसे कहा, बताइए आपकी समस्या क्या है। हमको चाय पानी, जो हमारे नेता जाते हैं ना, होता है उनकी भी कुछ कमजोरी हो, वो सिर्फ चाय पानी पीने के लिए बैठ जाते हैं, बात करते नहीं है। सच्चाई है कि इन्होंने व्यापारियों के लिए किया क्या है। इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के 50 व्यापारियों के लिए किया होगा जो पूंजीपति लोग हैं। आज जो हम जैसे मंझले व्यापारी हैं उनके लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, न इनको हमारी नजर में। हाँ बोल जी दीजिए आप। जी 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 बोलिए हरिशंकर। मैं बताना चाहूंगा साहब कि आप देखिए सड़कों के ऊपर जगह बच रही है कार्य चलने के लिए, ये बताइए। ये किसके कहा? आप टूरिस्ट सेंटर पे चले जाइए, आपको जगह पांव रखने के लिए जगह मिल रही है क्या? तो दिया कुमार जी से पूछना, जलेबी चौक पर कब देखो जनता का अगर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा तो वो कहां से वो खर्च कर रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज आप दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, आप पूरे मेट्रो टीयर 2 टीयर 3 में 1-1 घंटे में पहुंच रहे हैं। 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है। क्या चीज? अरे 80 करोड़ को 5 गुना नाच दे दो, 80 करोड़ को 5 गुना नाच को दे दो। फिर आप भी तो कहती हो रेवड़ी की सामाजिक बाध्यताएं होती है, उसके साथ देना भी पड़ता है। सामाजिक सरोकार होता है। मत करो। और व्यापारी पहले 47, हमारे साथ तो मैं भी व्यापारियों में से ही हूँ, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले 47 अलग-अलग एक्ट, 17 अलग-अलग एक्ट होते थे, 47 अलग और उनको रेगुलेट करने के लिए होते थे। सबको समावेशी करके एक जीएसटी बना दिया। आज व्यापारी कांग्रेस को बनाया और कांग्रेस को जब बनाया बीजेपी लोग हमसे मिले। आज भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3rd इकोनॉमी बन चुकी है। अब आप हमें तो हिंदुस्तान की समझाओ, विदेशों की गुलामी नहीं करनी, हिंदुस्तान को समझाओ। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, ये फ्रांस के राष्ट्रपति। आज आपको हिंदुस्तानी होने में प्राउड, गवर्नमेंट होने जब तक आजाद हुआ फील हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, घर में क्यों हिंदुस्तानी हूँ? ये फालतू की बात करो, मोदी जाने लगी। उससे पहले आप अपने आप को इंफीरियर महसूस करते नहीं बाहर जाते थे, ये आपके विदेशों में इज्जत नहीं थी हमारी। आज अपन अपने सीना फुला के जाते हैं। एक मिनट, मैं हरिशंकर जी, आपने कहा कि पहले इज्जत ही नहीं थी भारत की, अचानक 9 साल में इज्जत बनी है भारत की। ये मजाक नहीं है देश के साथ में आपका? सर इज्जत थी, लेकिन आप अपने आप को इंफीरियरिटी फील करते थे कि मैं इंडियंस को आम आदमी के लिए पहले देशों की यात्रा की आपने मुझे बताई। अंग्रेजों में, यूएस में और वहां पे बोलते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। किसने कह दिया? ये इतिहास में लिखा हुआ है। यार मेरे रिलेटिव है, मेरे बेटे 45 ईयर्स अब कैसे सुनिए सॉरी देखिए, गलत चीज मत बोलो। पॉलिटिकल एजेंडा कोई भी हो सकता है। सुनिए देखिए, आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी कि 9 साल में भारत का सीना चौड़ा हो गया। आपको नहीं हो रही? सुनिए पहले सुन लीजिए बात प्लीज। आपको इसमें शर्म भी महसूस होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को इतना गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हो। ना मोदी जी डुबो सकते हैं, ना उठा सकते हैं, ना आपसे पहले के प्रधान भी। हिंदुस्तान की अपनी ताकत है, गलतफहमी हो किसी को भी निकाल देनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। सुनिए, आपने जो मेरा ऑब्जेक्शन इस पे, आपने जो कहा
अपने पॉलिटिकल भारत को पहचानी, हिंदुस्तान को आपने पीछे कहा धकेल कि रहे थे, भारत को- हिंदुस्तानियों को भारत को आत्मविश्वास पहचाने अभी नहीं कर रहे रहे थे। आपने कहा कि भारत को नहीं, पहचाने नहीं, नहीं, आप अभी नहीं गलत है। गलत रूप में गलत कह रहे हैं नहीं, उसको। आपने कहा कि नहीं, पहले ये नहीं, होता आप था। गलत बता रहे हैं साहब उसको। गलत नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप ऐसा गलत कर रहे हो आप। अपना आत्मविश्वास को पहले बढ़ाया है। सुने, पहले कहीं भी जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि बिल्कुल हम किस देश में आकर के रह गए। ऐसा क्यों? कितने देशों की यात्रा की आपने 9 साल से पहले? मैं बताता हूं कितने देशों के बारे में। सर आप अपने आप से पूछिए। नहीं, मुझे मालूम है, मुझे वही पहले फील हो रहा था जो 3 साल पहले विदेश सर। गया था, वैसे भी वैसे ही हो रहा था। ऐसा आप नहीं कैसे है। बातें कर रहे हो यार? आपका चुनावी एजेंडा और पॉलिटिकल बयानबाजी अलग हो सकती है। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है कि ऐसा कहना आपका गलत है। ये सर आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सर्वे करवाइए, क्या आज हिंदुस्तान में अपने आप को प्राउड फील करते हैं, नहीं करते? पिछले 2 साल में आप कर रहे थे, 17 साल पहले गए थे, तब भी कर रहे थे। नहीं, अपने आत्मविश्वास में पहले कमी थी, अब आत्मविश्वास बढ़ा है सर। सुनिए 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 सुनिए, अपन ग्लोबल लीडर करके उभरे हैं। बात सुनिए, आप आम आदमी की बात कर रहे हैं। उससे स्वाभिमान, उसकी हिम्मत, उसकी पॉकेट देती है जनाब। मोदी जी और दूसरे प्रधानमंत्री नहीं देते थे। ये आपकी जेब देती है। विदेश में कोई जाता है, आपकी जेब अलाउ करती है तो पता लगता है कि आप में कितना मादार नहीं है। वहां उसी तरह से पलक पावड़े बिछाते हैं। आपको गलतफहमी है ये। मैं अलका जी आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, बात भारत की आ रही है। आप भी गई होंगे किसी मुल्क के अंदर। ऐसा हो गया कि 9 साल बाद में आप जब वहां के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो लगता है कि आहा, आज पहली बार कोई भारतीय आया दूसरे मुल्क के अंदर। जैसे कि अभी सर ने कहा और अपन सबका जो डिबेट चल रहा है, तो मुझे एक बात याद आती है। 2014 में जैसे हम सिंगापुर लैंड कर रहे थे तो हमें कैब ड्राइवर ने जो हमें लेने आया था, उन्होंने पूछा हमसे कि आप कहाँ से आए, यू आर फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने उनको जैसे बोला इंडिया, तो उन्होंने कहा ओके, मोदीज कंट्री। तो ये मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस रहा था जब मेरा बेटा 7 साल नहीं, का था। चले उस उससे समय। पहले हाँ। गए तो लग ही रहा था कि अब वास्तव में भारत है कि आप साइड में हटिए भाई, फ्रांसिस पहले आइए। ऐसा हो रहा था? नहीं, ऐसा क्या नहीं बात कर होता रहे है, हैं? but then हाँ, चलिए, खैर मैं रोकना चाहूंगा। मोदी इस वक्त वापस एक बार बजट पे बोल रहे हैं तो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो इंटरिम बजट, और उसको देख करके मोदी ने साफ कहा है कि एक ऐतिहासिक कदम है। खैर, चुनावी साल है और ये बात सही है। मैं तो पहले से भी कह रहा हूं कि इंटरिम बजट को हमें उस तरह से देखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इसमें ख्याली पुलाव या अगर कुछ कहा जाता है तो अपोजिशन हो चाहे दूसरे लोगों को ये महसूस होता है कि केवल चुनावी बजट है, उसे खारिज किया गया है। और एक परंपरा है, लेकिन बेसिकली इसे एक अच्छी परंपरा की तरह से देखना चाहिए कि आपको जितना काम करना है इस फाइनेंशियल ईयर में उतना ही आप कर पा रहे हैं। एक अच्छी बात भी कही जानी चाहिए इसे। चले, मैं कुलवाल साहब के पास में था पहले। कुलवाल साहब, मैं थोड़ा कम समय में चाहूंगा आपसे कि चलिए कोई बात नहीं है, एक मार्केट में जो टैक्स पेयर आता है उसके स्लैब को नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी लगता है कि मार्केट में अभी जैसे हरिशंकर जी हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मार्केट में एक उत्साह है, टूरिज्म सेक्टर में पांव रखने की जगह नहीं है, सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो ये एक विकसित भारत की ओर लेकर के जा रहा है हमें। तो फिर कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से चल रहा है वो बहुत बेहतर है। देखिए योगेंद्र जी, आज जो शहर की जो स्थिति, जबकि बजट की बात नहीं करनी चाहिए, मगर आज शहर की स्थिति में गाड़ियां, जहां पे आज गाड़ियां चलने की जगह ही नहीं है, वहां गाड़ियां लग जाएगी तो 5-5, 6-6 घंटे का जाम लग जाएगा। तो रोड को तो चौड़ा करना चाहते नहीं है। जो उस समय राजा महाराजाओं के जो रोड बनाए थे, उन्होंने जब राजाओं महाराजाओं का राज था उस समय जो रोड था, उस रोड से इन्होंने 5-7 फीट इधर तोड़ के 5 फीट उधर तोड़ के 70 साल के बाद 10 फुट रोड को चौड़ी किया है। जी। और 70 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। कुलवाल साहब, ये तो शहरों के रोड, हाईवेज की बात करें हम, क्योंकि यूनियन बजट है, अभी शहरों का सड़क, गलियों की सड़क, उन्होंने बात सुनी थी, ये स्टेट और अपने लोकल बॉडीज का काम है। नहीं, आज जो हाईवे रोड बन रहे हैं वो बढ़िया बन रहे हैं, बढ़िया बात है, मगर उस बढ़िया आदमी का नाम कहां लेते हैं। ये बढ़िया काम करने वाले का तो नाम होता ही नहीं है। बढ़िया काम करने वाले गडकरी जी, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी को नेता बोलते हैं, डर लगता है इनको इतना डर लगता है। घर के हेड है, मुखिया है जी, घर के मुखिया है। घर में कुछ भी काम अच्छा होगा बुरा होगा तो किसका नाम होगा? नहीं, किसका नाम होगा? साहब का ही होगा ना। तो होगा, अच्छा होगा तो भी लेकिन बाद में यह आएगा कि एक्स पर्सन ऐसा किया, वाई पर्सन ने अच्छा कहा। मोदी जी के उसका भी नाम है। अच्छा, एक मिनट, मोदी जी इस देश के 10 साल में
इस 70 साल के 75 साल के इतिहास में देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने सिर्फ झूठ ही झूठ बोली हो। सबकी बात क्या करते हो आप लोग, फिर आप क्यों उसके बात गलत है, आप क्यों बोलते हो? मैं सहमत नहीं इस बात से भी। झूठ क्यों बोलते हैं ये? नहीं। हर बात मोदी की गारंटी नहीं, ये बोलो भारतीय जनता पार्टी का कहां से मोदी आ गया? क्या मोदी से भारतीय जनता पार्टी से मोदी बड़ा है क्या? तो इस प्रकार से गुमराह क्यों कर रहे हो? देखिए तो पार्टी का अपना एजेंडा नहीं एजेंडा नहीं, वोटर नहीं, हम भी वोटर है, हम भी मतदाता, हमें अधिकार है पूछने का। अपन शायद मिसगाइड हो रहे हैं, अपन उस पे बजट पे चले चले बाबा सिंह जी, समय कम है, समय 3 मिनट में हमें खत्म करना है सारा। एक ही मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज हम बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं भारत की पहचान, डॉलर की कीमत क्या हो गई है रुपए की? आप देखो जितना एक्सपोर्टर है वो मर रहा हर दिन, उसकी डॉलर की कीमत रोज बढ़ती जा रही है। तो जितना भारतीय एक्सपोर्टर है वो घाटे में जाता है। कौन भर रहा है उसका घाटा? जो प्रधानमंत्री कल कहते थे कि डॉलर की कीमत मनमोहन जी की सरकार से बढ़ रही है, अब किसकी सरकार से बढ़ रही है? वो किनकी उम्र से ज्यादा बढ़ रही है? कोई बताएगा? डॉलर पे कंट्रोल हुआ क्या? अगर देश विकसित बन रहा है, देश उन्नति कर रहा है, तो डॉलर से हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए। कहां हो रहा है मजबूत? घाटे में जा रहे हैं दिन पे दिन। हमारे 6 लाख से ज्यादा युवा नौजवान उद्यमी भारत छोड़ के अमेरिका और दूसरे देशों में गए। अगर देश में अगर उनके लिए सहूलियतें उत्पन्न होती तो आज वो देश छोड़ के जाते क्यों? ये तो बता देना कोई यहाँ पर। ये झूठ के पुलंदे फेंके जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, बातें करते हैं। हकीकत, जमीनी हकीकत को कोई बताएगा क्या देश के अंदर कि हालात क्या है? ये समझ चलिए, युवा जो है बैठे हमारे बगल में, आज 2-2.5 करोड़ युवा हर वर्ष जो है ना तैयार हो जाता है डॉक्टरी करके, इंजीनियरिंग करके, पढ़ करके नौकरी पाने के लिए देश के अंदर। और ये जो 10 साल में चले बाबा सिंह जी समय कम है कुछ। जिस तरह से अभी मंत्री जी जो सीतारमण जी ने बयान दिया है कि हमारे युवाओं पे हमें गर्व है, हमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, मगर युवाओं को अपनी सरकार पे एक भरोसा होना चाहिए, उनको डर होना चाहिए। और जिस तरह से कह रही हैं कि हमने इतने IIM लिया है और IITs लिया है, क्या राजीव गांधी के समय ये चीजें नहीं थी? क्योंकि स्टार्टिंग भी तो वहीं से हुई है। मैं सोच रहा था कि व्यापार खुश होंगे, नारी खुश होंगे, मेरे पता चला व्यापार भी बहुत नाराज है। अगर आज युवाओं में अच्छा बजट आता तो कहीं ना कहीं जयपुर में आतिशबाजी होती, कहीं ना कोई उत्साह ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी, आतिशबाजी करवानी है आपको करवा देंगे बीजेपी मॉनिटरिंग की बहुत कमी है। जिस तरह से सरकार को जो UGC के जो नियम है, कायदे हैं, उसको बदलना चाहिए। जिस तरह से प्रोफेसर की जो वैकेंसी नहीं आ रही, आज राजस्थान ही नहीं कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ वैकेंसी नहीं आ रही प्रोफेसर की, तो छात्र कैसे पढ़ेंगे? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जी, हॉस्पिटल में डॉक्टर ओवरफ्लडेड है, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, डिमांड कम है। नहीं सर आने वाले 5 साल बाद लोडेड हो जाएंगे, 5 साल बाद लोडेड हो जाएंगे। गवर्नमेंट में जस्ट लाइक सीएज इंजीनियर MBH की जैसे गवर्नमेंट में लगभग After 5 सारी years भरी हुई, doctor लेकिन उसमें एक मिनट सुनिए, आप डॉक्टर हैं, हाँ। आज से नहीं है, पिछले 20 साल से, मैं 25 साल जयपुर में जर्नलिज्म में हो गए, 20 साल से आजकल तो इंडियन मेडिकल काउंसिल की जब टीम आती थी, उसका नाम बदल दिया अब। हाँ। जब भी आती थी तो ये, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का, आपने जो कहा ना कि ओवर क्राउडेड है डॉक्टर से, डॉक्टर्स ओवर क्राउडेड होंगे, लेकिन मेडिकल की स्थिति आज भी, अगर कोटा मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है तो जयपुर से डॉक्टर जाते हैं, उदयपुर का होता है तो उदयपुर वालों को जोधपुर, जोधपुर वालों को ये होता है। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, उसमें आज भी हो रहा है। और सुनिए, आपको मैं आज गारंटी दे सकता हूं, अगर 1 साल बाद भी अगर ये मामला हल हो जाता, मुझे बता देना कि फैकल्टीज देख के लिए पूरी भर चुकी हैं। वो आप सही कह रहे हो, ये बात सही है। तो ये तो बात नहीं करें कि देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सारे लोग तैयार हैं। हमारा सिस्टम है ना, उसकी कमी है। एक से एक ब्रिलियंट डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर्स जो है, दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट, दे आर सर्विंग होल ग्लोबल। विदेश में भी आप देखोगे तो जिनका कहा भी कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर, इनकी फौज तैयार हो रही है, साल में इतने लोग निकल करके जा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं पे अभी दीजिए तो सही। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मुझे साहब डॉक्टर बन गया, मैं गवर्नमेंट जो भी बोलना चाहूंगी कि हमें सबको सरकारी नौकरी, अगर 100 डॉक्टर बने अपने घर में और 100 के 100 सरकारी में ही जाना चाहते हो तो बताओ कैसे होगा? प्राइवेट भी तो करो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, बल्कि लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अगर आप देने वाले बनोगे तो आप, आज मैं हूं, अगर मैं 200 बेड का 500 बेड का हॉस्पिटल
हॉस्पिटल शुरू करना चाहती हूँ तो मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की, मैं आज की आज ही सबको अपॉइंट कर दूं। मतलब एक मैं जो हम एज ए डॉक्टर मैं बता रही हूँ, यही अगर अपन इंजीनियर्स की बात करें, मेरे दोनों बेटे इंजीनियर्स हैं, आज तक उन्होंने नौकरी की बात नहीं छोड़ी, इसलिए छेड़ी, इसलिए नहीं कि हम सक्षम है, इसलिए कि वो इतने कॉन्फिडेंट है, उन्होंने स्किल्स इतनी डेवलप कर लिए कि दोनों बच्चे एक बार ये नहीं बोलते कि हमें कहीं जॉब मिल जाएगा क्या। वो ये कहते हैं कि मम्मा आप सिर्फ हमें टाइम दो 6 महीने का, हम अपने आप खड़ा कर देंगे नया बिजनेस। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई युवा, doubt नहीं। जैसे मैं अभी उससे बात नहीं चल रही थी युवा की, महिला की, डॉक्टर की, बजट में हम हमेशा ये अपेक्षा नहीं करें हम देने वाले बने, लेने वाले क्यों बनते हैं। जी चलिए देखिए, आजादी से एक बात सुनिए, सुनिए देखिए, आजादी से पहले भाई साहब राजस्थान के अंदर महिलाओं की जो हालत थी, अलका जी, अलका देश आजाद हुआ जब पूंजीपतियों को पैसा नहीं था। आप ये देखो महिलाओं की स्थिति भी तो सुधरी है। आप लोग आज लीडर बने हो या सीईओ बने हो या कंपनी के कोई खारिज नहीं कर सकता, कोई खारिज नहीं कर सकता, कोई खारिज नहीं कर सकता है। घर की महिला है जिन्होंने भाई साहब को आज इतना बड़ा व्यापार खड़ा करवाया, आपके घर की महिला है जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हो। आप सब महिलाओं का बढ़ना चाहिए और इस बार जो 75 औरत महोत्सव है ना, वो लेट में नहीं है, उसकी 3 ही लेट बताना चाहूंगा, आज भी बीजेपी खराब बजट से आज मैं 33% देने का था, तो एक भी नहीं कभी भी। साहब हम भी आगे बीजेपी माइंड से आप ये आपसे परमात्मा की बात हो रही है। चले भरत, आपके पास आना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे वापस हरिशंकर जी के पास भी जाना है। एक 30 सेकंड में अगर आपका एक मैं बयान लेना चाहूं तो किस चीज पे फोकस करेंगे? हाँ ये तो ठीक है, बेहतर कुछ तो हुआ होगा बजट जब आया है। नहीं, देखिए ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देती, एक आम आदमी टैक्स देता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ग्रास रूट पे एंड पे भी जो बैठा हुआ है उसके लिए काम किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं किया जाए। तो इसलिए एक आम जनता के लिए जो काम होना चाहिए था शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई विजन इसमें सरकार का दिखाए। विजन जरूर दिखाए लेकिन कॉर्पोरेट लोगों के लिए दिखाए, पूंजीपतियों के लिए दिखाए। तो ये बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमियों के लिए इसमें बिल्कुल भी 1 इंच मात्र भी काम नहीं हुआ जिसके अंदर आम आदमी को। इसमें क्या लग रहा है आपको पूंजीपतियों की? इसमें आज जो इंटरिम बजट है इसमें क्या लगा कि आप पूंजीपति एयरपोर्ट नहीं बना रहे, पुराने एयरपोर्ट आपने दे दिए। मैंने आपको फाइनेंशियल डेटा अभी बताया, आप ये देखिए 28% तो हम इंटरेस्ट जो बोरेंगे उनके इंटरेस्ट को चुका रहे, और वो आप कहां से लेंगे? वो आप पूंजीपतियों से लेंगे। उनके हिसाब से आप नियम कायदे कानून बनाते हैं। डिपॉजिट पे कभी जीएसटी नहीं लगती, और रिलायंस ने जब फोन बांटे थे ना तो एज ए डिपॉजिट उन्होंने पैसा लिया था। अगर आप लिंक करेंगे ना एक एक चीजों को तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से व्यापारियों को फायदा दिया जाता है, किस तरीके से आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया जाता। चलिए मैं हरिशंकर जी 30 सेकंड में आपसे बात मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखिए इंटरिम बजट है, बहुत कुछ नहीं होता है इसमें कहने के लिए भी, लेकिन हमने एक राय मांगी है कि क्या किस तरह से। ये बात मैं आज से नहीं पहले से भी कह रहा हूं, वक्त बदल चुका है, समय भारत का नहीं दुनिया में भी अलग स्थितियां हैं, हर राज्य को भी हमें अवसर तलाशने होंगे, अवसर पैदा करने होंगे। क्योंकि आप अगर ये बात अभी अलका जी कह रही थी, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि गवर्नमेंट ही नौकरी दे, यही नौकरी नहीं होती। आप मजबूत भी बनिए, आपको इतना स्किल हुनर दिया हुआ है, भारत के डीएनए में हुनर है, तो आप उसे आगे बढ़ाइए। मैं 30 सेकंड में आपसे बात करना चाहूंगा कि ओवरऑल क्या देखें हम इसमें। मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो बजट है बहुत आगे को विजन को देखते हुए बजट पेश किया है। इन्होंने बोला है कि आपको 300 नई यूनिवर्सिटीज हो रही है एक, और जो मेन जो इन्होंने फोकस किया है वो जीरो कार्बन उत्सर्जन पर फोकस किया है कि 1 करोड़ घरों के EV का इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटी कर रहे हैं, सीएनजी का बढ़ा रहे हैं, उसको पवन ऊर्जा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये जीरो कार्बन जो एक जलवायु की तरफ भी पर्यावरण जनाब आप मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, समय कम है, हम किसी भी उसमें देखते हैं कि सोलर 1 करोड़ 300 घरों को 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट प्रति महीने फ्री। वो देंगे कहां? खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं या कोई आपके दूसरे सेगमेंट। अगर कोई भी लेना चाह रहा था सब्सिडी को और आगे लेकर के जाना चाहिए, कोई भी लगा सकता, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। गवर्नमेंट ने दिया हुआ ना, दिया है उसको, दायरा दिया हुआ है सब, पहले से सब कम कर दिया उसको। मेरे ख्याल में उससे बेनिफिट होगा, बढ़ाना चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। कैपेक्स को 11.11 लाख करोड़ किया, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आएगा, रोजगार के कितने अवसर जनरेट होंगे वो हमें देखना होगा। जैसे मैम ने बोला कि रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे, उसके अपन को फोकस करना है, और ये बजट उसी के ऊपर फोकस्ड है। चले मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो खैर इंटरिम बजट है और इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद आप कर नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि इस सरकार का बजट हर बार यही होता है, मेन बजट जब होगा
जुलाई में जो भी सरकार होगी उसका पेश होगा। तो चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बजट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।